विभाग बी के मोस्ट आईएमपी का आज हम सॉल्यूशन करेंगे, जो बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और विभाग एक का हमने सॉल्यूशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। विभाग बी, नीचे दिए गए प्रश्न 21 से 30 के प्रश्न के एक वाक्य में उत्तर लिखो। संचालन अर्थात क्या, मई 2021 में पूछा गया है। उत्तर है संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला होती है। लिविंगस्टन के मतानुसार कम से कम समय और व्यय में उपलब्ध साधन सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाइयों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य को संचालन कहते हैं। मध्य स्तर संचालन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट आईएमपी है, 3 बार बोर्ड में पूछा गया है। उत्तर है मध्य स्तर संचालन को अधिकारियों के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा है यंत्रों की व्यवस्था और मरम्मत कार्य संचालन के किस स्तर पर होता है? मार्च 20 में पूछा गया और 21 में पूछा गया है। उत्तर है यंत्रों की व्यवस्था और मरम्मत कार्य संचालन के निम्न स्तर पर होता है। चौथा है आईआईएम का विस्तृत रूप लिखो। कितनी बार पूछा गया है? 3 बार पूछा गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। पांचवा है एमबीए का विस्तृत रूप लिखो। मई 2021 में पूछा गया है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। विज्ञान अर्थात क्या? छठा है विज्ञान अर्थात व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान जिसमें नियमों और सिद्धांत निश्चित होते हैं और कार्य कारण के संबंध को स्थापित कर सकते हो। सातवां है संचालन के कार्य विस्तार बताओ। तो उत्तर है संचालन के कार्य विस्तार निम्न है। मार्केटिंग बाजार संचालन, दूसरा है मानव संसाधन संचालन, तीसरा है वित्तीय संचालन और चौथा है उत्पादन संचालन। इसमें से ही एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, आपके 10 के 10 नंबर पूरे आने वाले हैं इसमें से। आठवां है सीईओ का पूरा नाम लिखो, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। नौवां है मध्य स्तर संचालन में किस किस का समावेश होता है? उत्तर है मध्य स्तर संचालन में विभागीय अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और विशेषज्ञों का समावेश होता है। 10वां है उत्पादन मिश्र में किन किन गुणधर्मों का समावेश होता है? मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है उत्पादन मिश्र में उत्पादन का रंग, रूप, कद, आकार, वजन, छाप, पैकिंग, कार्य संबंधी विश्वास, विक्रय पश्चात की सेवाओं और उत्पाद की विविधता का समावेश होता है। 11वां क्वेश्चन है मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की ओर से प्राप्त आदेश और सूचनाओं का अमल कौन सा स्तर करता है? तो उत्तर है मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी की ओर से प्राप्त आदेश और सूचनाओं का अमल मध्य स्तर करता है। 12वां क्वेश्चन है भारत में संचालन का शिक्षण देने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्था कौन सी है? उत्तर है भारत में संचालन का शिक्षण देती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्था आईआईएम है। 13वां है संचालन कौन सी प्रवृत्तियों में आवश्यक है? उत्तर है संचालन मात्र उद्योग व्यवसाय में ही नहीं बल्कि धार्मिक, संरक्षण, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक तथा खेलकूद जैसी प्रत्येक प्रवृत्ति में आवश्यक है। 14वां है इकाई के संचालन संबंधी सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को कौन सा स्तर कहते हैं? उत्तर है इकाई के संचालन संबंधी सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को उच्च स्तर कहते हैं। 15वां है आयोजन किन किन क्षेत्रों में दिखाई देता है? जुलाई 2019 में पूछा गया है। उत्तर है आयोजन धंधाकीय इकाई, राजकीय, धार्मिक, शिक्षण, सामाजिक, खेलकूद वगैरह के क्षेत्रों में दिखाई देता है। 16वां है देखो और आगे बढ़ो का सिद्धांत कब अपनाया जाता है? मार्च 2018 और 23 में पूछा गया, ये 19 में पूछा गया है। उत्तर है आयोजन सतत गतिमान प्रक्रिया है, जब हम क्रमवार आगे बढ़ते हैं तब देखो और आगे बढ़ो, लुक एंड लीव का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 है इकाई का जीवन लक्ष्य निश्चित करती योजना कौन सी है? मार्च 2019 में पूछा गया है। उत्तर है इकाई का जीवन लक्ष्य निश्चित करती योजना व्यूहात्मक योजना है।
ओके। 18वां अंदाज पत्र के प्रकार बताइए। जुलाई 2018, अगस्त 20, मई 21, मार्च 22, यानी कितनी बार पूछा गया? 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है और 22 के बाद अभी पूछा नहीं, यानी ये आएगा ही। उत्तर है अंदाज पत्र के निम्न प्रकार हैं। पहला है पूंजी खर्च अंदाज पत्र, दूसरा है उत्पादन अंदाज पत्र, तीसरा है उत्पादन खर्च, चौथा है विक्रय अंदाज पत्र और पांचवा है नगद अंदाज पत्र। 19वां है OR का विस्तृत स्वरूप लिख दीजिए। उत्तर है ऑपरेशन रिसर्च। 20वां है संचालन का प्रथम और अंतिम कार्य बताइए। उत्तर है संचालन का प्रथम कार्य आयोजन और अंतिम कार्य नियंत्रण है। 21वां है आयोजन में किन कारणों से अनिश्चितता पैदा होती है। जुलाई 2022 में पूछा गया है। उत्तर है आयोजन में अनुमान और पूर्व धारणाएं का भविष्य के साथ संबंध रखती है, परंतु अनिश्चित भविष्य के कारण आयोजन में अनिश्चितता रहती है। 22वां है नियंत्रण का कार्य संचालन के किस स्तर से होता है। उत्तर है नियंत्रण का कार्य संचालन के प्रत्येक स्तर पर होता है। 29वां है मापदंड या मात्रा क्या है। उत्तर है मापदंड या मात्रा एक प्रकार का मापदंड है जिसके साथ किए गए कार्य की तुलना करके मूल्यांकन किया जाता है। 24वां क्वेश्चन है आयोजन का संचालन किस कार्य के साथ गाढ़ा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। मई 2021 में पूछा गया है। उत्तर है आयोजन का संचालन के नियंत्रण कार्य के साथ गाढ़ा संबंध है। 25वां है विचलन अर्थात क्या। जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उत्तर है व्यवसायिक इकाई में किए गए कार्यों या कामों की जानकारी एकत्रित करने के पश्चात उनका स्थापत्य मापदंडों के साथ तुलना की जाती है। इन दोनों के बीच के अंतर को विचलन कहते हैं। 26वां है व्यवसाय के अस्तित्व को जोखिम में डालने वाले बाह्य परिबल कौन से हैं। उत्तर है सरकार की नीति में परिवर्तन, तेजी मंदी की परिस्थिति, लोगों का फैशन में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा, हड़ताल, कच्चे माल की कमी वगैरह बाह्य परिबल हैं। 27वां क्वेश्चन है कामगिरी यानी कार्यों का मापन किस लिए आवश्यक है। तो उत्तर है पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए किए गए कार्यों का मापन आवश्यक है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं संचालन के सभी कार्य कौन से कार्य से पूर्व किए जाएं, यह अनिवार्य और आवश्यक है। उत्तर है संचालन के सभी कार्य नियंत्रण कार्य से पूर्व किए जाएं, यह अनिवार्य और आवश्यक है। आपको थोड़ा कमेंट भी करना जिससे हमको भी अब ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो लाइक अवश्य करना है आपको। ओके। और कौन सी स्कूल से पढ़ रहे हो, आपने कौन सी स्कूल में अभ्यास कर रहे हो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। 29वां है शेयर होल्डर की डिविडेंड किस स्वरूप में चुकाया जाता है। मार्च 2018, मई 2021 में पूछा गया है। 29वां है कंपनी कानून अनुसार शेयर अंश होल्डर को डिविडेंड किस स्वरूप में चुका सकते हैं। जुलाई 2018 कंपनी कानून अनुसार शेयर होल्डरों को डिविडेंड नगद चेक स्वरूप में चुका सकते हैं। 30वां है जामीनगिरी को निर्गमित करके पूंजी कोष प्राप्त करने वाली कंपनी को किस प्रकार के शेयर निर्गमित करने ही पड़ते हैं। मार्च 2019 में पूछा गया है। उत्तर है जामीनगिरी को निर्गमित करके पूंजी कोष प्राप्त करने वाली कंपनी को इक्विटी शेयर निर्गमित करने ही पड़ते हैं। 31वां है कौन सी जामीनगिरी निर्गमित करके या खर्च प्रमाण में कम आता है। मार्च 2020, मई 21 और मार्च 2023। डिवेंचर जामीनगिरी निर्गमित करने का खर्च प्रमाण में कम आता है। 32वां है स्थिर पूंजी के कौन से घटक हैं। जुलाई 2019 और अगस्त 20 में पूछा गया है। स्थिर पूंजी के घटकों में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्रों, वाहनों और फर्नीचरों का समावेश होता है। 33वां है जिनमें कार्यशील पूंजी का निवेश हो उन संपत्तियों में घिसाई की गणना क्यों नहीं होती है। मार्च 2022 में पूछा गया है। जिसमें कार्यशील पूंजी का निवेश हो उन पर संपत्तियों का स्वरूप लगातार बदलता रहता है जिससे उन पर घिसाई नहीं गिनी जाती है। 34वां वित्तीय संचालन किन वित्तीय निर्णयों को लेने से संबंधित है। उत्तर है
वित्तीय संबंधी निर्णय, दूसरा है वित्तीय संबंधी निर्णय बराबर वित्तीय, यहाँ पर वित्त संबंधी निर्णय, और तीसरा है डिविडेंड संबंधी निर्णय। 35वां है पूंजी ढांचा किसका बना हुआ है? उत्तर है पूंजी ढांचा पूंजी प्राप्ति के विविध स्थानों जैसे कि इक्विटी अंश, प्रेफरेंस अंश, डिबेंचर, सुरक्षित कोष और ऋण कोष से बना हुआ है। 36वां है विदेशी विनिमय संस्था को किसके पास अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है? उत्तर है विदेशी विनिमय संस्था को सेबी के पास अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। 37वां है द्रव्य बाजार के साधनों को परिपक्वता की अवधि कितने समय के लिए होती है? मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है द्रव्य बाजार के साधनों की परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए होती है। मार्च 2023 है। हमने जल्दी में ये सब IMP लिखी है, और तो आप हमारी मेहनत को सराहना दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हिंदी मीडियम के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें। अब नेक्स्ट टाइम पे जो 12वीं में आएंगे उनको भी बताएं, बरोबर। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, आप ही बढ़ा सकते हैं, आप ही सपोर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ओके। 38वां है डिपोजिटरी की सेवाएं किसके द्वारा प्राप्त होती है? मार्च 2023 में पूछा। उत्तर डिपोजिटरी की ग्राहकों को उनके प्रतिस्पर्धी या एजेंट जैसे कि मध्यस्थियों द्वारा सेवा प्रदान करती हैं, जिन्हें डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। 39वां है ट्रेजरी बिल किस मूल्य पर निकाला जाता है? जुलाई 2018 और 19 में पूछा गया है। उत्तर है ट्रेजरी बिल बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं और मूल कीमत पर वापिस किए जाते हैं। 40वां है मुंबई अंश शेयर बाजार की स्थापना कब हुई? जुलाई 2019, अगस्त 2020 और मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है मुंबई शेयर बाजार की स्थापना 9 जुलाई 1875 के दिन हुई थी। 41वां क्वेश्चन है भारत में अंशधारकों का नियमन किसके द्वारा होता है? मार्च 2018 में पूछा गया है। उत्तर भारत में अंश बाजारों का नियमन सेबी तथा जामीनगिरियों करार नियमन द्वारा होता है। 42वां क्वेश्चन है डिपोजिटरी कानून कब से लागू हुआ था? मार्च 2022 में पूछा गया। उत्तर है डिपोजिटरी कानून अगस्त 1996 से अमल में आया। 43वां है भारत की प्रथम डिपोजिटरी कौन सी है? अगस्त 2020 और मार्च 2022 और जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है भारत की प्रथम डिपोजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड NSDL है। 44वां है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा मुंबई अंश बाजार का स्क्रीन आधारित व्यापार कौन से नाम से जाना जाता है? मार्च 2019 में पूछा गया है। उत्तर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्क्रीन आधारित व्यापार तथा NEAT नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के रूप में और मुंबई अंश बाजार को स्क्रीन आधारित व्यापार प्रथा यानी बोल्ट यानी BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है। 45वां जामीनगिरियों की क्रय विक्रय प्रक्रिया में अनुबंध पत्र अर्थात क्या? अथवा तो इसको ऐसे पूछा जाता है अनुबंध नोट अर्थात क्या? मार्च 2018 में इस तरह से पूछा गया है। उत्तर है ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार जामीनगिरियों के क्रय विक्रय का सौदा होने के बाद इसका लेखा जिसमें करता है उसे अनुबंध नोट कहते हैं। 51वां क्वेश्चन है डिमटीरियलाइजेशन अर्थात क्या? मार्च 2019 में पूछा गया है। सेबी का पूरा नाम 18 में पूछा गया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया NSDL मार्च 2022 में पूछा गया है। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। तीसरा है CDSL जुलाई 2018 में पूछा गया है। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड OTC यानी ओवर द काउंटर। NEAT यानी नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिंग ट्रेडिंग। छठा है बोल्ट यानी कि BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग। ओके। 7वां है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 9वां है OTCEI
ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। 52वां क्वेश्चन है, द्रव्य बाजार में कौन से वित्तीय साधनों का व्यापार होता है? उत्तर है द्रव्य बाजार के साधन निम्न है। पहला है ट्रेजरी बिल, दूसरा कॉमर्शियल पेपर, तीसरा है बचत का प्रमाण पत्र, चौथा है कॉमर्शियल बिल, पांचवा है कॉल और नोटिस मनी। ओके। 53वां है मार्केटिंग के कार्यों में प्रथम कार्य क्या है? उत्तर है मार्केटिंग के कार्यों में बाजार संशोधन सबसे प्रथम कार्य है। 54वां बाजारीय साधारणा में कौन केंद्र स्थान में होता है? उत्तर है बाजारीय धारणा में ग्राहक केंद्र स्थान में होता है। 55वां है मार्केटिंग मिश्र अर्थात क्या? उत्पादक है। उत्तर है उत्पादक अपने उत्पादनों को बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के लिए तथा उनके बाजार को टिकाए रखने के लिए जिन विविध नीतियों का समूह अपनाते हैं उसे मार्केटिंग मिश्र कहते हैं। 56वां है व्यक्तिगत विक्रय अर्थात क्या? मार्च 2023 में पूछा गया है। उत्तर है व्यक्तिगत विक्रय अर्थात विक्रयकर्ता द्वारा संभावित ग्राहकों को उत्पाद तथा निर्देशन करके संभावित ग्राहकों को वास्तव में ग्राहक के रूप में परिवर्तित कर देना तथा ग्राहकों की शंका का समाधान करना। तो 57वां है मध्यस्थियों द्वारा वितरण व्यवस्था का आलेख उपयोग कब किया जाता है? उत्तर है जब उत्पाद की कीमत कम हो अथवा उसकी आवश्यकता रोजमर्रा के जीवन में अत्यधिक हो तो उस समय इस तरह की वितरण व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। 58वां क्वेश्चन है लेबलिंग में क्या दर्शाया जाता है? उत्तर है लेबलिंग में उत्पाद का वजन या माप, कीमत, उत्पादन की तारीख, उसमें उपयोग में लाए गए तत्व, उपयोग करने की अंतिम तारीख आदि बातें दर्शाई जाती हैं। 59वां परोक्ष विक्रय अर्थात क्या? जहां उत्पादक एक या उससे अधिक मध्यस्थियों के द्वारा माल या सेवा का वितरण करता है उसे मध्यस्थियों द्वारा या परोक्ष विक्रय कहते हैं। 60वां क्वेश्चन है विक्रय वृद्धि अर्थात क्या? 21 और जुलाई 22 में पूछा गया है। बिक्री वृद्धि अर्थात अल्प समय का ऐसा लाभ है जो ग्राहकों का माल या सेवाओं की खरीदी करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विक्रय वृद्धि ग्राहकों पर तुरंत प्रभाव डालती है। 61वां है शून्य स्तर वाली वितरण व्यवस्था अर्थात क्या? मार्च 2019 में पूछा गया है। उत्तर है जब उत्पादक स्वयं ही ग्राहक को माल की पूर्ति करना हो अर्थात कि वितरण व्यवस्था में कोई स्तर नहीं होता है उसे शून्य स्तर वाली वितरण व्यवस्था कहते हैं। 60वां है ब्रांडिंग अर्थात क्या? जुलाई 2019, अगस्त 20 और मई 2021 में पूछा गया है। उत्तर है जब उत्पादक अपने उत्पाद को प्रतिस्पर्धी से अलग दिखाने, उत्पाद को सरलता से पहचान सके और उत्पाद की अन्य व्यक्ति नकल न कर सके इसके लिए नाम, संज्ञा, चित्र या नंबर देता है उसे ब्रांडिंग के नाम से जाना जाता है। 63वां क्वेश्चन है BIS का कार्य बताइए। उत्तर है औद्योगिक उत्पादनों का वर्गीकरण भारतीय प्रमाण संस्था BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करती है। 64वां है मार्केटिंग मिश्र के 4P किस नाम से जाने जाते हैं? मार्च 2018 है। उत्तर है मार्केटिंग मिश्र में 4 बातों का समावेश होता है जिन्हें मार्केटिंग मिश्र यानी 4P के रूप में जाना जाता है। पहला है उत्पाद, दूसरा है कीमत, तीसरा है वितरण और चौथा है अभिवृद्धि। 65वां है प्रचार यानी प्रसिद्धि का अर्थ बताइए। मार्च 2020 और 22 में पूछा गया है। उत्तर है प्रचार एक ऐसा सार्वजनिक सूचना संचार है जो भुगतान किए बिना समूह माध्यमों द्वारा किया जाता है जिसमें व्यावसायिक इकाई या इकाई के उत्पाद के विषय में बताया जाता है। 66वां है बाजार प्रक्रिया अर्थात क्या? बाजार प्रक्रिया अर्थात ऐसी व्यावसायिक प्रवृत्ति की जिसमें माल या सेवा के प्रकार को उत्पाद की तरह से ग्राहक की तरफ ले जाया जाता है। 67वां है बाजार संशोधन का अर्थ बताइए। उत्तर है बाजार संशोधन अर्थात ग्राहकों के विषय में उनकी पसंद, रुचि इत्यादि की जानकारी प्राप्त करना
और इसके आधार पर भविष्य की मांग का अनुमान करना। 68वां क्वेश्चन है, ग्राहक ने खरीदी की है, इसके प्रमाण के रूप में क्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है? उत्तर है, ग्राहक ने खरीदी की है, उसके प्रमाण के रूप में बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। 69वां है, CREC का विस्तृत स्वरूप लिखो। यहाँ पर देखते हैं तो क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर है। 70वां है, CGSI का विस्तृत रूप लिखो, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। 71वां है, जनहित याचिका कौन सी अदालत में की जा सकती है? उत्तर है, जनहित याचिका हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। 72वां है, खरीदी हुई वस्तु का बिल किस लिए आवश्यक है? उत्तर है, खरीदी हुई वस्तु का यह बिल यदि नुकसान वाली हो या दिए गए भरोसे से निम्न कक्षा की हो या ग्राहक के अधिकार को भंग करती हो और उसके लिए ग्राहक सुरक्षा फोरम में शिकायत करनी हो तो खरीदी के प्रमाण के रूप में बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 73वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका में कौन से 2 अधिकार ग्राहकों को मिले ऐसी तरफदारी की गई है? उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिका के अनुसार ग्राहक को 2 अतिरिक्त अधिकार मिले हैं, ऐसी तरफदारी की गई है। प्राथमिक आवश्यकताएं, दूसरा है स्वस्थ वातावरण। 74वां है, मुक्त अर्थतंत्र में बाजार का राजा किसे कहते हैं? उत्तर है, मुक्त अर्थतंत्र में बाजार का राजा ग्राहक को कहते हैं। 75वां है, ग्राहकों के होने वाले शोषण को मुख्य रूप से किन 3 विभागों में विभाजित किया जा सकता है? उत्तर है, ग्राहकों को होने वाले शोषण को पहला है शारीरिक या मानसिक शोषण, दूसरा है आर्थिक शोषण, तीसरा है सार्वजनिक हितों की नुकसान। इस तरह से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 76वां है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति व्यवसाय की जगह पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? उत्तर है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार ग्राहक यह व्यवसाय की जगह पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। 77वां क्वेश्चन है, जिला कक्षा फोरम के आदेश से यदि संतोष न हो तो पक्षकार को कितने दिन के अंदर पुनः विचार करने के लिए आवेदन देना पड़ता है? उत्तर है, जिला कक्षा फोरम के आदेश से यदि संतोष न हो तो पक्षकार को 30 दिन के अंदर पुनः विचार करने का आवेदन देना पड़ता है। 78वां क्वेश्चन है, राज्य कक्षा के आयोजन के आदेश से यदि संतोष न हो तो पक्षकार को कितने दिन के अंदर पुनः विचार के लिए याचिका देनी पड़ती है? उत्तर है, राज्य कक्षा के आयोग के आदेश से यदि संतोष न हो तो पक्षकार को 30 दिन के अंदर पुनः विचार के लिए याचिका देनी पड़ती है। 79वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कक्षा के आयोग में की गई याचिका के फैसले से यदि संतोष न हो तो पुनः विचार के लिए याचिका कहाँ की जा सकती है? उत्तर है, राष्ट्रीय कक्षा के आयोग में की गई याचिका के फैसले से यदि संतोष न हो तो पुनः विचार के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञाओं को विस्तृत रूप लिखो। CREC कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, CPC कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग, तीसरा है बॉयस यानी कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, फिर है चौथा है CGSI कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिर 5वां है कट्स कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी, फिर है छठे हैं कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसलिंग, फिर है हमारे पास 7वां NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। अगला देखते हैं, हमारे पास 81वां क्वेश्चन है। 81वां क्वेश्चन है, व्यावसायिक पर्यावरण के तत्वों को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यावसायिक पर्यावरण के तत्वों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। ओके, पहला है आंतरिक तत्व, दूसरा है बाह्य तत्व। 82वां क्वेश्चन है,
विदेशी मुद्रा के लिए भारत में वर्तमान में कौन सा कानून अस्तित्व में है? जुलाई 2018 में पूछा गया है। फेमा। 43वां है व्यवसायिक पर्यावरण के साथ जुड़े हुए तत्वों के मात्र नाम दीजिए, मार्च 2020 में पूछा गया है। उत्तर है व्यवसायिक पर्यावरण के साथ जुड़े हुए तत्व निम्न है। पहला है आंतरिक तत्व, दूसरा है बाह्य तत्व, आर्थिक तत्व, सामाजिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व, टेक्नोलॉजी और राजकीय और फिर कानून। 84वां वैश्वीकरण का अर्थ लिखो, मार्च 2018 में पूछा गया। जब कोई भी देश विदेशी कंपनियों को अपने देश में व्यवसाय करने की अनुमति दे तथा अपने देश की कंपनियों को विदेशियों में व्यवसाय करने की अनुमति दे तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। 85वां क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय में कब वृद्धि हो सकती है? मार्च 2022 और जुलाई 2022 में पूछा गया है। उत्तर जिस प्रमाण में व्यक्ति आय बढ़ती है उसी प्रमाण में यदि जनसंख्या ना बढ़े अर्थात आय में के बढ़ने का दर जनसंख्या की वृद्धि के दर से अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। 86वां है विदेशी मुद्रा के लिए भारत में वर्तमान में कौन सा अधिनियम अस्तित्व में है? जुलाई 2018 में पूछा गया है। उत्तर है विदेशी मुद्रा के लिए भारत में वर्तमान में विनिमय संचालन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा अस्तित्व में है। 87वां क्वेश्चन है व्यवसायिक पर्यावरण के साथ जुड़े हुए समूहों के मात्र नाम दीजिए। उत्तर है ग्राहकों, कर्मचारियों, प्रतिस्पर्धा, माल के पूर्तिकर्ताओं वगैरह का समावेश भी व्यवसायिक पर्यावरण में होता है। 88वां है वित्तीय नीति में किन बातों का समावेश होता है? उत्तर है वित्तीय नीति में ब्याज की दरों में परिवर्तन, मुद्रास्फीति की दर, साख सर्जन, साख उपलब्धता इत्यादि का समावेश होता है। 89वां है व्यवसायिक पर्यावरण के आंतरिक तत्वों के मात्र नाम दीजिए। उत्तर है व्यवसाय का उद्देश्य, कर्मचारी, संचालकीय ढांचा। क्वेश्चन नंबर 90 है राजकीय नीति किन बातों से जुड़ी हुई है? उत्तर है राजकोषीय नीति कर के ढांचे तथा सरकारी खर्च के साथ जुड़ी हुई है। 51वां क्वेश्चन है सांस्कृतिक तत्वों में किन किन तत्वों का समावेश होता है? उत्तर है सांस्कृतिक तत्वों में परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन की मान्यताएं, आदतें इत्यादि का समावेश होता है। और 52वां है निम्न के विस्तृत स्वरूप लिखो या रूप लिखो फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2020 में पूछा गया है। तीसरा है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जीएसटी यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। मेरा नाम है गजेंद्र सिंह तोमर। ओके, जीएसटी यानी गजेंद्र सिंह तोमर। 5वां है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। और 6ठा है जाट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। इस तरह से हम लोग ये 92 क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको 100% 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।